हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम बीआरसी प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था। एक वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ में 70 क्वेश्चन शेयर किए थे और आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। आप सभी ने वीडियो को लाइक किया है, शेयर भी किया है। तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आपके साथ में 48 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि कैंडिडेट द्वारा भेजा गया है। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, द बैंकर्स, ये इनका यूज़र नेम है। एडवांस टेस्ट, जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe इन द KMnO4 FeCN6। तो आपको इस कंपाउंड के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। तो K की ऑक्सीडेशन होती है 1:4 प्लस Ap की आपको ज्ञात करनी है तो X प्लस Cn की होती है -1/6 और इक्वल टू होता है 0। इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस एक्स और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। एक्स बराबर आएगा -2 इक्वल टू 0 और x बराबर क्या आएगा आपके 2। तो यहाँ पर Ap की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +2। NaCl को जलाने पर ज्वाला के साथ में वो कौन सा रंग प्रदान करता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है येलो। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो एक्टिविटी यूनिट, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो आपकी इसकी इकाई होती है, एक तो होती है क्यूरी, एक होती है बेकुरल और एक होती है रदरफोर्ड। ये तीनों ही इकाइयाँ होती हैं। आपके जो ऑप्शन में दिया होगा वो इनके अकॉर्डिंग करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर सेल मेड अप, सोलर सेल किसके बने होते हैं? आपका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, Si। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस होता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन इन, क्वेश्चन नंबर 7, एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन विच स्टेट, कमरे के तापमान पर फ्लोरीन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैसियस स्टेट, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बोरॉन क्या है? तो बोरॉन इज एक्सपेक्टर इम्प्योरिटी, यानी ग्राही अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, रजिस्टर इन पैरेलल हैव सेम। तो जब प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तो क्या समान रहता है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेम वोल्टेज। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर उनमें वोल्टेज समान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू, तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा किसके बराबर होती हैं? तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बराबर होते हैं स्ट्रेस यानी प्रतिबल के।
क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट पॉइंट सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में किस बिंदु पर मान समान प्राप्त होते हैं? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की रीडिंग समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एसिटिलीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? इसमें क्वेश्चन मेरे पास में 2 टाइप से आए हैं। एसिटिलीन का सूत्र होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ रहता है कार्बन से। ये आपके एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। कार्बन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 बंध पाया जाता है। तो कार्बन के मध्य वाला बंध आपके सिग्मा बंध होता है। ये आपके सिग्मा बंध है। कार्बन हाइड्रोजन में भी सिग्मा है और कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 आपके पाई बॉन्ड है, एक के ऊपर वाला और एक आपके नीचे वाला। तो एसिटिलीन में कुल 3 सिग्मा बंध पाए जाते हैं और 2 पाई बंध पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा गया था कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के मध्य कितने पाई और कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, तो कार्बन कार्बन के मध्य 1 सिग्मा और 2 पाई बंध पाए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन कौन सा था, आंसर उस पर डिपेंड करेगा कि आपसे एसिटिलीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए थे या फिर एसिटिलीन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बंध किसमें पाया जाता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, इवेपोरेशन इज, वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, लाइट ईयर इज ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस यानी दूरी की। क्वेश्चन नंबर 16, 8 एम्पियर रेटिंग ऑफ फ्यूज मीन्स, 8 एम्पियर रेटिंग वाले फ्यूज इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ्यूज में जब 8 एम्पियर से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज गलित हो जाएगा यानी फ्यूज का भंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कृष्ण विकिरण की उत्सर्जन क्षमता कितनी होती है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है 1। ये आपके किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किरचॉफ के नियम में यह कहा गया है कि जो वस्तुएं अच्छी अवशोषक होती हैं वह उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। तो ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण विकिरण अपने पर आपतित होने वाली सारे विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। जब उसको तापमान प्रोवाइड किया जाता है तो वह सभी किरणों को उत्सर्जित भी करती हैं। तो आपके इसका गुणांक होगा 1। क्वेश्चन नंबर 19, पाथ फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स, तो ऊष्मागतिकी में पथ फलन कौन सा होता है? तो पथ फलन होता है कार्य। पथ फलन का मतलब यह होता है कि इसका मान पथ पर डिपेंड करता है।
जबकि एक होता है स्टेट फलन, जिसे हम कहते हैं अवस्था फलन। यह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, एडजॉर्प्शन इंक्रीज as टेम्परेचर। अधिशोषण का मान तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि भौतिक अधिशोषण में वाटर वॉल बंद पाए जाते हैं, तो तापमान बढ़ाने पर वाटर वॉल बंद कमजोर होते हैं, जिससे कि अधिशोषण की मात्रा घटती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट चेंज इन ग्रेविटेशन फोर्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इंक्रीज बाय 2 फैक्टर। जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि जी एफ जी इक्वल टू होता है जी MM अपॉन आर स्क्वायर, और आर को दुगना करने पर ये आपके एफ हैं, हम एफ डैश ज्ञात करेंगे। एफ डैश होगा जी MM अपॉन 2R का स्क्वायर, तो ये होगा GMM अपॉन 4R स्क्वायर, और GMM अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो आपके एफ डैश आएगा FG अपॉन 4। तो आपके गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्प्लेसमेंट S दिया हुआ है और आपको एक्सीलरेशन ज्ञात करना है t बराबर 2 पर। आपके इसका समीकरण है S बराबर t³ माइनस 6t स्क्वायर माइनस 4t, और आपको यहाँ पर त्वरण ज्ञात करना है। जब आप इसका एक बार अवकलन करते हैं ds/dt, तो ये आपके आता है v, तो हम इसका अवकलन करते हैं। t³ का अवकलन होगा 3t स्क्वायर माइनस 6, और t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t, यहाँ पे इंटू है, और माइनस 4t का अवकलन होगा 4। आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो आपको त्वरण यानी a प्राप्त होगा dv/dt और d/dt, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 4, और 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2t, तो 3 इंटू 2t माइनस 12t का अवकलन होगा 12, और माइनस 4 का अवकलन होगा 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो आपके यहाँ पर प्राप्त होता है a बराबर 6t माइनस 12, और आपको t की वैल्यू कितनी दी गई है? t की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो 6 इंटू 2 माइनस 12, तो 12 माइनस 12, तो आपके a की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्वेश्चन नंबर 23, Na मेटल कीप्ड अंडर, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन फ्रॉम, तो प्राथमिक एल्कोहल किसके विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 25, डालडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑयल, तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रोसेस काम में ली जाती है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है रिडक्शन यानी अपचयन।
क्वेश्चन नंबर 26, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बंद क्रम किसमें पाया जाता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है N2। क्वेश्चन नंबर 26, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन सा सॉल्यूशन देता है? इसका करेक्ट आंसर है फेरस नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 28, मेटल टेम्परेचर इंक्रीजेस आज। तो धातु का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो धातु का तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 29, 20 ग्राम ऑफ एलिमेंट एज 20 ईयर, 0.2 ग्राम ऑफ सेम एलिमेंट एज इज। तो आपके साथ करेक्ट आंसर रहेगा 20 ईयर। कि 20 ग्राम आपके पास में एलिमेंट या रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित हैं, तो 20 साल के बाद वो 10 ग्राम रह जाएगा। तो इसी प्रकार हम ये देखें कि आपके पास 0.2 ग्राम रेडियो एक्टिव तत्व उपस्थित हैं, तो वह 20 साल बाद 0.1 ग्राम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, N एंड S पोल ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 30, N एंड S पोल ऑफ मैग्नेट, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आइए, तो जैसा कि ये एक चुंबक है और ये इसका अंतिम छोर है और ये इसका अंतिम छोर है, तो अंतिम छोर से थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर आपके नॉर्थ और साउथ पोल पाए जाएंगे। तो आपके ऑप्शन भी ऐसा ही था कि अंतिम बिंदु से थोड़ा सा पहले। क्वेश्चन नंबर 31, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 31 में डायमंड से क्वेश्चन पूछा गया था, कैंडिडेट ने पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 32, विच मेटल वेरी रिएक्टिव फ्रॉम ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सेंड नहीं किए गए हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से ऑक्साइड दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, विच हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न गिव मैक्स हीट एनर्जी। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन जलाने पर उच्चतम ऊष्मा प्रदान करता है? तो इसमें ऑप्शन थे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्यूटेन। यदि आपसे प्रति अणु पूछी जाती, प्रति अणु मैक्सिमम हीट एनर्जी, तो आपके करेक्ट आंसर रहता मेथेन। जबकि यहाँ पर सिंपल पूछा गया है तो सिंपल आपके ब्यूटेन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन फ्यूल ऑयल विच एलिमेंट इज नॉट बर्न। फ्यूल तेल में कौन सा तत्व नहीं जलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और एक आपके ऑप्शन था कार्बन। तो हाइड्रोजन, सल्फर और कार्बन तीनों ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। हाइड्रोजन H2O प्रदान करता है, सल्फर SO2 और कार्बन आपके CO2। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 36 और 37 सेंड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 38, एस ऑफ हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने डिफरेंशियल इक्वेशन सेंड नहीं की गई हैं,
उसमें आपसे कोटि और डिग्री पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड एरिया अंडर कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60। तो कर्व द्वारा घेरा गया क्षेत्र ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। तो इसके तुलना करने आर स्क्वायर है 16 और आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू है 16। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 16 पाई। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको आयत का परिमाण दिया हुआ है 30। परिमाण बराबर होता है 2 इंटू कोष्टक L प्लस बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। आपको परिमाण दिया हुआ है, परिमाण होता है 2 कोष्टक L प्लस बी इक्वल टू 30 और आपको दिया हुआ था कि लंबाई L है और चौड़ाई 2L है। तो जैसे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू L प्लस 2L इक्वल टू 30 और 2 इंटू 3L इक्वल टू 30। तो L इक्वल टू आपके आएगा 5। तो आपकी लंबाई कितनी है यहाँ पे? तो लंबाई आपके हैं L और चौड़ाई कितनी है 2L। तो L की वैल्यू आपकी कितनी आई है 5 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 2L यानी 10। और आपको क्या ज्ञात करना है एरिया होता है L इंटू बी। तो 5 इंटू 10 इक्वल टू आएगा आपके 50 और जो भी आपकी इकाई है उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड प्रोबेबिलिटी इफ 2 4 फेस डिस्क सम 7। तो 4 पलकों वाले 2 डिस्क आपके पास में हैं और आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है कि उन दोनों पर आने वाले अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल परिणाम, कुल परिणाम ज्ञात करते हैं। तो आपके कुल परिणाम होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो इनमें से कौन से अंकों को ऐड करने पर आपके 7 आता है? तो एक तो है 3 और 4 और एक है 4 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने हैं आपके 16। तो आपकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/8। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 43, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी थी और x की वैल्यू आपके आती है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, आप दोनों तरफ कोस एक्स से डिवाइड करेंगे। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है 10x और यहाँ पर आपके आएगा 1 क्योंकि कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 होता है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू याद करनी है। तो x इक्वल टू आपके आएगा 10 इनवर्स 1। तो इसका मान होता है 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44,
इक्वेशन ऑफ एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 45, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक दूसरे की समांतर रेखा है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 1 है और एक आपके हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 यानी 1.5। तो यदि आप इसको ग्राफ में भी दर्शाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेखा की वैल्यू आएगी आपके 1 और 1 और दूसरी रेखा आपको प्राप्त होगी 1.5 और 1.5। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेगी। आपको इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक्स वाई इक्वल टू 4 है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप एक्स वाई स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू वाई बराबर 8। एक्स वाई की वैल्यू 4 है तो आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4y बराबर 8। तो y की वैल्यू आपके आएगी 2। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपको एक मूल दिया गया है 1 और आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। मूल का मतलब ये होता है कि आप मूल की वैल्यू को समीकरण में पुट करते हैं तो आपको समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है। तो आपको एक मूल दिया गया है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो जैसे आप इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू आपके आता है -4। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। आपको एक्स अक्ष के अंतःखंड ज्ञात करने हैं। समीकरण आपको दिया गया है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर और जब आप इसका स्क्वायर हटाते हैं तो y की पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 2। और जब आप इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करते हैं तो आपकी c की वैल्यू आती है -2। ये आपके अंतःखंड हैं और यहाँ पर m क्या होता है, ढाल, और यहाँ पे c क्या होता है, अंतःखंड। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो c इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 49, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड सेंटर 24। डिस्टेंस फ्रॉम Q टू टेंजेंट ऑफ सर्किल इज 25। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो आपको सर्किल की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको ये सर्किल दिया हुआ है इस प्रकार से और इसके सेंटर बिंदु से बाह्य बिंदु की दूरी आपको दी गई है 24 और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी गई है 25 और आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है यानी r। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपको यहाँ पर लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपके कर्ण है 25, आधार है 24। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपके कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी।
25 प्लस 24 और 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 यहाँ से 1 आएगा और ये आपका आएगा 49। तो लंब स्क्वायर बराबर 49, तो लंब आपका आएगा 7 सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी आपको वैल्यू गिवन हो यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 50, पाई क्या है? तो पाई एक इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। जबकि बहुत से कैंडिडेट पाई को परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो पाई इक्वल मानते हैं 22/7 और वो ये मान के चलते हैं कि हम 22/7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q0 = 0 है, तो इसके हिसाब से 22/7 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जब भी हम पाई की बात करते हैं तो पाई को हम 22/7 तो लिख सकते हैं, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एक अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू होती है, जिसके कारण हम इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। पाई आपके अपरिमेय संख्या होती है। जबकि हम नॉर्मली 22/7 की बात करते हैं तो 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, परंतु जब भी इसको पाई से रिलेट किया जाता है तो उस समय आपको अपरिमेय संख्या वाले ऑप्शन पर टिक करना रहेगा। इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 48 क्वेश्चन शेयर किए हैं। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे, मैं उनको सोल्व नहीं करवा पाया हूँ, जबकि लगभग जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उस पर आपका रिस्पांस अच्छा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वैसा ही रिस्पांस इस वीडियो पर भी रहेगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरे कैंडिडेट के साथ में शेयर करेंगे, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।